सबसे पहले हम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उन तमाम महामानवों को नमन करते हैं जिनके ज्ञान से, जिनकी वाणी से, जिनकी विद्वत्ता से आज हमें ये सम्मानित जीवन मिला है, हमें सम्मानित जीवन मिला है और इस देश में हम शिक्षा और संस्कारों के लिए प्रयासरत हुए हैं। साथियों, इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के प्रोग्राम सचमुच बड़ी बात है आज के टाइम में, जबकि इतना ज़्यादा पाखंड, अंधविश्वास और फैला हुआ है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यानी कि जितनी तकनीक बढ़ के, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज भी कि जब पढ़ा लिखा समाज हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं जितना पढ़ा लिखा समाज हो रहा है वो उतने ही बेहतर तरीके से इन रूढ़िवादी कार्यक्रमों को, संस्कारों को करता है और बढ़िया से। अगर पुराने लोग थे वो तो औपचारिकता करती थी महिलाएं से कि ठीक है कर लिया, शाम को आके कुछ बना दिया, खाना खा लिया। अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो पूरा सांभर चाहती है 3-4 दिन में, 2-3 दिन पहले से शुरुआत होती है और 2-3 दिन बाद तक चलता है। तो ये तो और ज्यादा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ा सा हम रूपरेखा समझेंगे। सबसे पहले समझे योग कर लिए हैं, तुम योग कर लिए तो हम उस समय की थोड़ी चर्चा करेंगे। समय था जब इस देश में महिलाएं मात्र एक सामान्य के रूप में मानी जाती थी। ऐसे मानो कि शास्त्रों में भी आता है कि फलाने राजा के पास इतनी रानियां, तथाकथित ईश्वर के पास भी 16,108 रानियां बताई जाती है। कृष्ण की जो पत्नियां थी, प्रेमिकाएं थी, जो भी था। और राजा अगर हम देखें उस समय से, चाहे शास्त्रों को उठा ले, अंग्रेजों का समय उठा ले, मुगलों का समय उठा ले, और दूसरा उनका कार्य नहीं होता था। वो कोई आवाज नहीं उठा सकती थी, वो कोई हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। सामान उन्हें माना जाता था, इसलिए माना जाता था। इवन ऋषि मुनि जो होते थे, ऋषि मुनियों के पास भी कई सौ महिलाएं होती थी और जिसके पास जितनी महिलाएं होती थी, चाहे वो राजा हो, ऋषि हो या अन्य कोई सेठ साहूकार हो, उसको उतना ही अमीरी का दर्जा मिलता था। एक तरफ उसके पास सामान है और एक तरफ उसके पास महिलाएं भी हैं, तो जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी वो ज्यादा ही अमीर और पैसे और शोहरत वाला कहलाता था। समय चलता रहा, प्रथाएं, कुप्रथाएं, खासकर महिलाओं की मैं बात करूंगा आज, समाज में निरंतर चली। एक समय ऐसा भी आया कि हजारों साल तक एक कुप्रथा ऐसी चली कि अगर किसी महिला का पति मर जाए, क्योंकि मरना तो है ही आज नहीं तो कल, और पति पहले मरते हैं। इसका 2 रीजन है, साइंटिफिक रीजन। एक ये भी है कि लेकिन क्या किया जाए, उसको जला देते थे चिता पे बिठा के। आप लोगों ने खूब पढ़ा है किताबों में, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा। सती प्रथा हजारों साल तक चली और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, जैसे अभी इस प्रोग्राम की पोस्ट डाली कि यार ये तो संस्कृति है हमारी, संस्कार है। तो मैं कहता हूँ वो भी संस्कृति और संस्कार थे। जब एक पुरुष की चिता पे महिला को जला दिया जाता था, उसे भी संस्कृति और संस्कार ही बताता था ये समाज, और कुछ नहीं। और जब उसका विरोध किया, राजा राम मोहन राय हुए और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उसमें, जब उसका विरोध हुआ तो भी लोगों ने, उसे मानने वालों ने ये कहा कि ये हमारे समाज को ध्वस्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं और हमारे संस्कारों को तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें हुई तो ये हजारों साल तक चला। उससे इत्र क्या चला, अब जो साहूकार है, अमीर है, तो उसकी पत्नी को कैसे जलाएगा। सपोज करो मैं राजा हूँ, मेरी बेटी बिहाई गई और वो विधवा हो गई, तो भला किसी में हिम्मत है पति के साथ जला देगा। लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी राजा होके, सेठ साहूकार होके, कि उसे बराबरी का दर्जा दिलाए, दोबारा से शादी करा दे, दोबारा से उसे सम्मान दिलाए। तो क्या होता था, उसका सर मुंडवा दिया, व्हाइट वस्त्र पहना दिए। सफेद वस्त्र किस लिए, क्योंकि सफेद वस्त्रों को मारा जाता था कि क्योंकि जीवन में अब कोई रंग नहीं रहा पति के मरते ही। यानी कि पत्नी के, महिला के जीवन में अगर कोई रंग है तो एक पुरुष के कारण है। तो वो दफना दी, अगर वो दफन हो गया तो महिला
महिला भी एक तरह से दफन हो गई। घर के कोने में उसे बिठा देते थे और उसे किसी भी मंगल कार्य में, शादी में, ब्याह में, कोई भी अच्छे कार्य में उसे शामिल नहीं किया जाता था। ये प्रथा भी हजारों साल तक चली। फिल्मों में भी आपने देखी होगी, ये फिल्म इस पे बहुत चली थी उस समय। मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है। उस समय मुझे आइडिया नहीं था ये सब क्या है, लेकिन अब मुझे याद आता है तो मुझे आइडिया हो। कौन सी थी? ऋषि कपूर की प्रेम रोग। वो पूरी फिल्म इसी पे बनी है। तो संघर्ष चलते रहे, उसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। और क्या क्या कुप्रथाएं चली कि जी महिला अपनी मर्जी का वर कभी चुनेगी नहीं, जिंदगी तो चुन ही नहीं सकती, वर भी नहीं चुनेगी। पति माँ बापों ने जिसके पीछे उसे बांध दिया, बांधना इसलिए कहते हैं, आज भी बांधना शब्द यूज करते हैं पुराने लोग, अरे यार चलो बंध जाएगी, अपना कट जाएगी इनकी। बांधना किस लिए? क्योंकि वो मर्जी से नहीं जा रही है कई जगह, उसे पता भी नहीं है कि उसका पति कौन है। जब पुराने समय में, पुराना भी बहुत ज्यादा नहीं, कुछ समय पहले तक भी लड़कियों को शादी वाले दिन, शादी होने के बाद पता चलता था कि पति है कैसे। कई बार तो पता लगा कि बुढ़ा ही निकला, जी पैसे वाला है, उसे ब्याह दिया। कई बार कोई लंगड़ा लुंगड़ा निकला, कोई काना निकला, है ना, कोई अंधा निकला। मतलब किसी के साथ भी शादी किसी भी तरीके से कर दी और उसे अब जीवन काटना है कह के और भेजा कि जिंदगी जारी है। और संस्कारी तब कहलाएगी जब वहां से तेरी अर्थी उठेगी। अगर पहले लड़के आ गई तो उल्टा कहलाएगी, नालायक कहलाएगी, बदचलन कहलाएगी। ऐसे ही होता था, ऐसे ही नाम मिलते थे। आज भी अगर लड़की लड़के आ जाए तो उसे कोई भी सम्मानित शब्द बहुत कम कहते हैं लोग, उसकी कमी निकालेंगे, अरे इसी में कमी होगी। ऐसा समाज विकसित हो गया कि समाज की सोच अलग नहीं होती। जैसा समाज होता है, जैसी चीजें दिखती हैं, हम वैसा ही सोचते हैं। उससे आगे फिर महिलाओं को कुछ कुछ चीजें मिलने लगी। अच्छा, कुछ उदाहरण भी ऐतिहासिक तौर पे मिले समाज में, जिसे आज गौरवशाली के रूप में बताया जाता है। कौन से उदाहरण? कहते हैं जब हम लोग कभी ऐसी चर्चा करते हैं ना, तो आप लोगों को सुनने को मिलते होंगे, कहते हैं जी ऐसा है, हमारे देश में तो महिलाओं को देवी माना जाता है, हमारे देश में तो महिलाओं को खुद पति चुनने की आजादी थी, हजारों में से एक पति को छांटती थी माला पहना के। क्या कहते थे उसको? स्वयंवर करा के। तो पहली बात तो ये है कि मैंने अभी कहा कि राजा महाराजाओं की बेटियों को तो जलाने का भी किसी की हिम्मत नहीं। दूसरी बात, स्वयंवर होता था सिर्फ राजा की, और राजा कितने हुए देश में? कोई 2-4 करोड़ राजा तो थे नहीं, रजवाड़े। उन्हें भी सिर्फ ये चुनने का अधिकार था कि मैं इस पुरुष के साथ जाऊंगी। आजादी का अधिकार तो उसे भी नहीं था। मतलब उसे बस ये चुनना है कि किसका, अपना मालिक चुनना है उसे, कि आज से मेरा मालिक ये है। और पति मतलब होता है मालिक। तो इसलिए आप सब लोग जीवन साथी कहें पति और पत्नी का। क्यों? धनपति, अरबपति, लखपति, करोड़पति, यानी करोड़ का मालिक, धन का मालिक, ये पति मतलब मालिक होता है। तो इसलिए पति शब्द वहां से मिला क्योंकि पत्नी को संपत्ति माना, तो संपत्ति का जो मालिक हुआ वो कौन हुआ? पति। तो इसलिए उसको पति कहा गया। तो हम जीवन साथी कहे, इंग्लिश में हस्बैंड कहे, ये पति शब्द कम यूज करें, क्योंकि शब्दों का ही दुनिया में खेल है और कुछ भी नहीं है। शब्द जिस दिन हम बदल लेंगे, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बदल जाएंगे। तो स्वयंवर भी हुआ, चलो जी पति चुन लिया, लेकिन उसके बाद क्या? रानी होके भी उसे क्या मिला? रानी होके भी उसे रहना तो उसके ही इसमें है, सानिध्य में। और तो और क्या रहा कि अगर मेरा राजा हार गया किसी से, अब जब युद्ध होते थे तो हार जीत भी होती थी, तो पत्नी को ये भी अधिकार नहीं था कि अब वो मना कर दे कि जी मैं तो उसके साथ बिहारी हूँ। अगर दूसरे राजा को पसंद आ गई, युद्ध किया, जीत गया, अब चल तू आज से मेरी पत्नी, ठीक है जी मैं तुम्हारी पत्नी। किसने विरोध किया? किसी ने आज तक नहीं किया विरोध। क्यों? उसे जब तुमने बनाया ही ऐसा है कि मेरा तो मालिक है, तो मालिक ही तो बदलेगा। मुझे तो वहां भी ऐसे ही रहना है और यहाँ भी ऐसे ही रहना है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जब कहते थे, गोलमेज सम्मेलन में यह चर्चा होती थी कि जी अंग्रेजों से तो आजादी ले लो पहले,
हम लोग अपना मसला बाद में सुलझ लेंगे। तो बाबा साहब कहते थे कि हमारा फायदा क्या है इसमें, हम तो अंग्रेजों के भी गुलाम हैं और कल तो तुम्हारे भी गुलाम कहलाएंगे, तो हमारे जीवन पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे ही महिलाओं के मालिक बदले, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर भी जब अंग्रेज आए, क्योंकि वो थोड़े प्रोग्रेसिव थे, और किसी भी प्रोग्रेसिव आदमी को जिसे तरक्की करनी होती है उसे ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ देश की आधी आबादी यानी कि पुरुषों के भरोसे कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो उन्होंने कुछ कुछ अधिकार महिलाओं को भी दिए, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ राइट, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस करने आए थे तो उन्हें यहाँ की संस्कृति से, संस्कारों से, प्रथाओं से ज्यादा मतलब नहीं था, तो उसमें ज्यादा घुसे नहीं। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने कहा तुम यहाँ का देखो, उन्हें लगान चाहिए गांव से। अब गांव का जो मालिक था, जो सेठ था, जो चाहे वो अपर कास्ट का ही होता था, वो कैसे ला रहा है उन्हें मतलब नहीं था ज्यादा। कुछ लोगों ने बातें पहुंचाई, अब बाबा साहब जैसे लोग तो थे नहीं, मुश्किल से हमारे समाज के लोग थे, तो उन्होंने पहुंचाई। कुछ कमियां उन्हें जहां जहां दिखी, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ दूर करने के लिए उन्होंने सुधार भी किए, लेकिन महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। ना ही उन्होंने कभी कोई आंदोलन करने का प्रयास किया, ना ही सोचा। क्यों? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जी मेरा मालिक ये है और मुझे इसके सानिध्य में रहना है, और मैं देवी भी हूँ तो भी पैर दबाऊंगी अपने पति के। क्यों? हमने फोटो भी देखे, देवी भी हमने बनाई, अभी मैंने कहा ना हमने देवी भी बनाई, लेकिन देवी भी किसके चरणों को दबाएंगे? पति के। मालिक तो देवी भले बना दी, लेकिन कहा तुम देवी हो, हम तुम्हें पूजेंगे भी, लेकिन रहोगी क्या? सानिध्य में, और किसके कंट्रोल में? पति के, मां, पुरुष के। तो ये सारी चीजें जब चलती रही, उसके बाद देश आजाद हुआ। हमने देखा कुछ कुछ इक्के दुक्के उदाहरण ऐसे पेश हुए, क्योंकि वो अपवाद होते हैं। और आप लोग समझ लो, अपवाद, एक्सेप्शनल केस जिनको कहते हैं, अपवाद कभी नियम नहीं होता। नियम बन सकता है, अपवाद कब बनेगा नियम? जब बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में उस कार्य को करने लगे। जैसे आज से अगर हम 100 साल पहले देखें तो एक आध नौकरी में हमारा व्यक्ति था। ये बाबा साहब के पिताजी का नाम मिलता है उस समय पे, तो दूर दूर तक उस समय कोई नौकरी में नहीं मिलता था, तो वो उस समय क्या था? अपवाद। आज क्या है? आज वो नियम बन गया, रिटर्न में भी, संविधान में, कि इस समाज के हर आदमी नौकरी में जा सकते हैं, और आज है। आप सब में, यहाँ से लगभग सब लोग नौकरी में हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, तो ये अब नियम बन गया। तो इक्की दुक्की महिलाओं का अगर कोई सुनाता है तो उन्हें बोलो भैया ये अपवाद है, उसने भी कोई बड़ी क्रांति नहीं की। आप सोचो, जो भी महिला का कोई नाम बोले, उसे बोले कि उसने पता कितनी महिलाओं को आजाद किया था, कितनी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसके लिए आवाज उठाई थी। तो ये हमें भड़काना बहकाना बंद कर दो, ये पुरानी कहानियां सुना के रियलिटी बताओ, समाज की, सोसाइटी की रियलिटी क्या है। और रियलिटी ये है कि आजादी जब हुई, आजादी के बाद भी संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से अलग महिला भी थी। वहां पर एक कौर थी, उनका नाम कौर था, और राजकुमारी थी, और भी एक दो महिलाएं थी, लेकिन बाबा साहब से ज्यादा मजबूती से किसी ने भी महिलाओं की बात नहीं उठाई, नहीं रखी। क्यों? बाबा साहब ही जान पाए इस बात को, विदेश में पढ़ के, विदेश में जाके, कि यकीनन इस देश में जब तक पुरुषों के साथ महिलाएं भी प्रोग्रेसिव नहीं होंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, आजादी नहीं मिलेगी उन्हें, सारे कार्य करने की डिसीजन मेकर नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक इस देश का उद्धार उत्थान होने वाला नहीं है। तो अधिकार दिए, हिंदू कोड बिल लिख डाला, और हिंदू कोड बिल जब पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो क्या किया? अपनी जो पद था, कौन सा पद था? लेबर मिनिस्टर का, बाबा साहब पे। उसके बाद क्या बने? उस समय कानून मंत्री थे। जब ये मांग रखी इसकी हिंदू कोड बिल की, जब पास नहीं हुआ तो क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये मैंने पिछली बातें इसलिए बताई हैं कि स्थिति क्या थी और आज भी कितना परिवर्तन हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अभी महिलाओं को बहुत कुछ करने की दरकार है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। संविधान सभा में जितना संघर्ष हुआ, बाबा साहब ने जो किया,
त्याग किया अपने 4 बच्चों का, माता रमाबाई चली गई हम सबको छोड़कर, और हमें हक दिए। महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दिए जितने पुरुषों को दिए, इवन ज्यादा दिए। क्यों? क्योंकि वो शोषित थी, तो उनको और ज्यादा प्रिविलेज दिया और ज्यादा बेनिफिट्स प्रदान किए ताकि वो आगे बढ़े। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे गए, उसके बाद हम पढ़े लिखने लगे। हम ऐसा नहीं है आज लगभग यहाँ सारी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि आज़ाद हो भी देश को हमारे को लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गए। अब हमें अधिकार मिले 1932 में गोलमेज सम्मेलन में, बाबा साहब उसी समय ले आए थे अधिकार काफ़ी। और आज हम चल रहा है कौन सा 2024, लगभग 84-85 साल हो गए हमें, महिलाएं पढ़ भी रही हैं। लेकिन आज भी हम किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं? आप सोचो कितना परिवर्तन हुआ। हम मीटिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अपने नालायक पतियों के लिए उम्र बढ़ाने का रिचार्ज नहीं किया, व्रत नहीं रखा, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। जब हमें बात करनी थी महिलाओं की इंडिपेंडेंट कितनी हुई, कितनी नौकरी में, कितनी बिजनेस में, और कितनी उन्हें अपना घर खरीदा, कितनी अपना फ्लैट खरीदी, कितनी नेता बनी, कितनी MP MLA बनी, कितनी टीचर प्रोफेसर लेक्चरर बनी। आज हम कितनी छोटे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। फिर क्यों बड़ा है? अब जब महिलाओं को अधिकार मिले, पहले मजबूरी में करनी थी, जो चीजें वो पहले मजबूरी में करनी थी, अब उन्होंने उसको अपना कल्चर, अपना शौक, अपना फैशन, अपना ट्रेंड, अपना मॉडर्नाइजेशन बना लिया। उसका सबका मॉडर्नाइजेशन कर दिया। कैसे कर दिया? कि पहले मालिक चुन के दे रहे थे मम्मी पापा, तो ये कहती थी मुझे तो इस कुत्ते के साथ बांध दिया। ऐसे सुनता हूँ मैं गांव में, अब भी ऐसे शब्द मुझे याद इसलिए भी रह जाते हैं, ये नालायक, और बहुत अच्छे शब्द भी नवाजती हैं वो, तो मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा। अब क्या करूँ, मैं तो काटूंगी, और काट लिया जीवन किसी तरह से। ऐसा ही है, काट ही नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। कितनी तो बेचारी घर आधा टाइम घर काटती हैं लड़ाई कर करके। पहले तो उन्हें अधिकार नहीं था, पहले अगर वो छोड़ के आ जाए तो उन्हें उल्टा और पता नहीं क्या क्या कह के घर में एक तरफ डाल देंगे, गुलाम बना देंगे। लेकिन अब कौन सी मजबूरी है भैया? अच्छा, जो पढ़ी लिखी हुई वो अपनी पढ़ाई लिखाई को कोई यूज नहीं करनी, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई को यूज इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं करना चाहती। आज भी बस पति किसी तरह मिल जाए कामयाब सा, और बस सब सेटल। अब और नए वो आ गए रील बनाने के, तो घर में बैठ के बढ़िया से पकवान बनाओ, रील, कंफर्ट जोन मिल गया, सबको चाहिए कंफर्ट जोन। महिलाएं भी अपना सही मायने में तो आंदोलन और संघर्ष नहीं करना चाहती। आज भी संघर्ष के नाम पे आप अगर देखो, आजादी के बाद आप एक महिला नहीं गिना सकते जिसने जो एथलीट बनी हो और उसने 2-4 एथलीट बनाई हो, जो शारीरिक रूप से फिट हो, जिम चलाती हो, या बॉडी बिल्डर हो जिसने 2-4 बॉडी बिल्डर बनाई हो। एक ऐसी टीचर नहीं बता सकते जिसने 2-4 टीचर बनाई हो। एक ऐसी प्रोफेसर नहीं बता सकते जिसने 2-4 प्रोफेसर बनाई हो। एक ऐसी नेता नहीं बता सकते जिसने 2-4 महिला नेता बनाई हो। अगर आप कहीं हो, मिल जाए तो मुझे नाम भेज लेना। पूरी जिंदगी समाज का काम आप जैसी महिलाएं साधुवाद की पात्र हैं, लेकिन मैंने कहा अपवाद और नियम। जब तुम पैदा नहीं होगे तब मेरी इंटरकास्ट इंटररिलीजन मैरिज। मैं क्या कह रहा हूँ? अपवाद, मैंने इसलिए पहले कह दिया, अपवाद और नियम में फर्क है। आज भी महिलाओं के जितने आंदोलन है, जितने संघर्ष हैं, वही पुरुष कर रहे हैं जो उनको गुलाम बनाए हुए हैं। और मैं भैया, मैं पुरुष बींगा मैं साफ कह देता हूँ, जो आजादी देता है वो छीन भी सकता है। इसलिए अपनी आजादी की स्वयं रक्षा करो, स्वयं लड़ाई लड़ो, ताकि कल को कोई छीने तो तुम कह सको कि भाई मैं स्वयं लड़ सकती हूँ। और अभी भी लेकिन लड़ किसके लिए रही है कि अगर नौकरी में भी मिल गई, अधिकारी भी बन गई, तो घर में लड़ेंगी एक चम्मच के लिए, कटोरी के लिए। लड़ाई बड़ी नहीं की उन्होंने, अपनी वही घर में छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई है। इंडिपेंडेंट हुई, नौकरी में तो हिसाब किताब सारा किसको देंगी हाथ में? पति के। वो अनपढ़ है और पत्नी बन गई प्रोफेसर, उसका सारा फाइनेंस कौन देखता है?
अनपढ़ पति अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रही, नेता बन गई, प्रधान बन गई, कुछ बन गई, प्रधान वो बनेगी और काम सारा कौन करेगा? पति देव। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी किसकी है? ये संघर्ष की कमी, ये अपने आप को कमजोर बनाए रखने की कमी किसकी है? महिलाओं की तो है। पुरुष क्यों कहेगा भाई? उसको अगर कोई मिल रहा है, वो मालिक है, तो कौन दुनिया में राज नहीं करना चाहता? एक पति दुनिया भर की झूठे बर्तन मांज के आता है, एक होटल पे रहता है, बर्तन मांजने का काम करता है, और वही पति घर में आके गिलास नहीं उठाता पानी का। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी तो एक पहले से नौकरानी है वहां पर। सॉरी टू से, हालांकि ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो काम नहीं, एक दूसरे को गिलास का पानी देना, खाना बनाना, तो ये नौकर और नौकरानी जैसा होता है, ऐसी भी इमेज मत बनाए। खाना बनाने का सिंपल मेथड ये है कि जिसको समय हो, जिसको सुविधा हो, वो बना दो, दोनों मिलके बना लो, एक बना लो, जिसको सुविधा हो वो काम कर लो। ऐसा ना हो कि वो एक महिला पे या पुरुष पे ही थोप दिया जाए या स्पेसिफिक उसके लिए बना दिया जाए। तो अब ये आप लोगों को करना है। आप लोग अभी भी किसके लिए लड़ रही हैं? 4-5 दिन किसके लिए समाज में संघर्ष हो रहा है? आप लोग तो चलो उससे निकल आए, इसलिए आज आप यहाँ बैठी हैं और बहुत सादे की बात है। लेकिन आपकी सोसाइटी किसके लिए लड़ रही है? 1 महीने पहले से डिस्कस शुरू हो गया होगा कि इस बार करवा चौथ पे क्या लूंगी, साड़ी लूंगी तो कौन सी लूंगी, चीज लूंगी तो कौन सी लूंगी, घूमने जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, मूवी देखूंगी तो कौन सी देखूंगी, शॉपिंग करूंगी तो कहाँ करूंगी। ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि अमीरों में ही हो रहा है, पैसे वालों में ही, गरीब से गरीब भी उसको ट्रेंड होने का काम सब कर रहे हैं। अमीर शुरू करते हैं टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। हर सीरियल आज से 8-10 दिन पहले से करवा चौथ मनाने लग गया होगा। अब दिवाली आएगी तो दिवाली मनाने लग जाएगा। मतलब इतना सिस्टमैटिक ढंग से आप तक चीजें पहुंच रही हैं कि आप उससे बाहर आ ही ना पाओ। अब आपको देखना है जो टीवी से आपको आ रहा है, भाई अगर आप रियल लाइफ को जियोगे तो यकीन मानना रियल लाइफ बहुत कठिन है जीनी, और रियल लाइफ को जीना है जो एक टीवी वाली लाइफ होती है तो ये बहुत इजी है। अभिनय करने वाले अगर आपके आइडल बन गए, हमारे देश में और दुनिया में सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमारे आइडल कौन है? हमारे आइडल अभिनय करने वाले हैं। सपोज करो कोई शाहरुख खान, मेरा कौन आइडल? शाहरुख खान। उसकी असली लाइफ क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आइडल बना लिया। वो तो रियल थोड़ी होती, रियल लाइफ है। जितना बढ़िया अभिनय, मतलब वो जितनी बढ़िया झूठी लाइफ जी रहा है उसे हमने आइडल बना लिया। रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ है आपके महापुरुष, उनका जीवन संघर्ष पढ़ो। इतने मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया भर के लोग हो रहे हैं, नाम बताते हैं बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे भी जी, उसको सुनो उसको सुनो। मैं कह रहा हूँ भैया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़ लो बस, उनसे बड़ा संघर्षशील आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? महामना ज्योतिबा फूले की पढ़ लो, माता सावित्रीबाई फूले की पढ़ लो, माता रमाबाई की पढ़ लो। उनसे बड़ा संघर्ष रियल लाइफ का किसी ने नहीं किया होगा दुनिया में। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को देंगे, उनके आइडल बनाएंगे, तभी तो समाज में बदलाव होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों ने व्रत तो छोड़ दिया, व्रत तो छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। एक बार सब ताली बजाने पहले इन सबके लिए। देखो संस्कार संस्कृति का दुनिया में बहुत बड़ा असर है, और संस्कार और संस्कृति ही दुनिया को बताती है कि समाज कैसा है। समाज सभ्य है, समाज असभ्य है, समाज अग्रणी है, समाज पिछड़ा है। अब ये संस्कार बनते कैसे हैं, संस्कृति बनती कैसे है, इसे 2 मिनट में बस बताऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आपका धन्यवाद एक बार और कहते। संस्कार और संस्कृति बिना धर्म के बन ही नहीं सकते दुनिया में। दुनिया में आप लोग उस कौम को उठा लो जिन्हें क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स वालों को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में मार्क्सवादी। वो कहते हैं कोई गॉड नहीं है, वो कहते हैं कोई ईश्वर आत्मा नहीं है, और बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने सिखा भी दिया। रसिया में अगर पूछो किसी से, बहुत सारे लोग जो स्टडी करते हैं वो लिखते हैं किताब कि भगवान नाम की कोई चीज है, तो वहां का बच्चा बोलेगा कि कौन होता है, क्या होता है।
कल्चर कैसा बन गया वहां का? एथिस्ट, उनको कहते हैं एथिस्ट है। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, क्या नहीं है? संस्कार। कौन से संस्कार? जो एक आदमी की महानता और एक आदमी के दुर्गुणों को पहचानते हैं। वो सिर्फ कौन पहचानता है? वो किससे पहचानते हैं? वो पैसे से। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? समस्या दुनिया में क्या है? अमीर और गरीबी की, पैसे की और बिना पैसे वालों की। लेकिन जिनके पास पैसा आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा जब उसमें नेपाल में बोले 1956 में, बिल्कुल अपने आखिरी समय में, कार्ल मार्क्स और बुद्ध पे, तो उन्होंने कहा अगर दुनिया में आर्थिक समस्याएं होती तो आर्थिक जो खाई है वो लगभग खत्म हो गई पश्चिम के देशों में। पश्चिम के देशों में सब पैसे वाले हैं, लेकिन दुख तो आज भी है, परेशान तो आज भी है। इसका मतलब मानी ये है कि समस्या आर्थिक नहीं है, समस्या आर्थिक से आगे मानसिक है। और बुद्ध उसी की बात करते हैं। तो उन्होंने विकसित एक ऐसी संस्कृति भी की। दूसरी संस्कृति कौन सी है? हमारे देश में मिक्सर है। कौन सी? हम सोचते हैं छोटी छोटी चीजें हैं ये तो, जो बच्चे हमारे करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे नाम, बच्चे का नाम हम रख दिया, हमने नाम, हमने बताओ क्या सोच के रखा, किस आधार पर रखा? नाम से पता लग जाता है आदमी कौन से धर्म का है, कौन से, अब उसकी संस्कृति भी उससे ही पता लग जाएगी। अगर किसी का नाम, किसी का सरनेम शर्मा है, वर्मा है, गुप्ता है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो अल्लाह के सामने सिर झुकाने वाला होगा या बुद्ध के सामने या राम के सामने। क्लियर हो जाएगा अपने आप ही बिना बताए। यस और नो? दूसरी बात आती है नाम, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी बात आती है कपड़ों की। इस देश में बहुत सारे लोगों को आप देख के ही बता देते हो कि ये फलानी महिला है, ये फलाने धर्म का पुरुष है, ये फलाने धर्म का धर्म गुरु है, ये कितने धर्म का है। हाँ है ना? कोई बताता नहीं है। और यूनिफॉर्म की और वैल्यू समझ लो। बहुत सारे कहते हैं कपड़ों में क्या रखा है, कपड़ों यार, कपड़े से ये लोग कपड़ों को भी कहते हैं। खासकर शादी ब्याह के मौके पे अगर कह दो ना कि भाई अपनी संस्कृति है तो कपड़े ऐसे पहनो, कहेंगे जी हाँ कपड़ों में क्या रखा है। वकील अगर कोट ना पहने तो उसे बताना पड़ेगा या नहीं? डॉक्टर अगर कोट ना पहने बताना पड़ेगा या नहीं? अब अपने धर्म गुरुओं के अभी भी आए बनते जी, देखते आप कहते हो बनते जी, लेकिन अगर ये टोपी ओढ़ लें और कुर्ता पहन ले तो आप बनते जी कहोगे? नहीं कहेंगे। तो कल्चर बनता है नाम से, पहनावे से। अब और आगे की बता दूं, आपके खाने पीने से, क्या खाते हो, कैसे पहनते हो। अगर आप मुसलमानों को देखोगे ना, गरीब से गरीब को, उसके जाके बर्तन देख लेना, बर्तन बिल्कुल गरीब से गरीब के भी नाम और कपड़े तो होते ही हैं, बर्तन भी बिल्कुल अलग मिलेंगे, कप अलग टाइप का, ज्यादातर बर्तन मिलेंगे उसके चीनी मिट्टी के, क्योंकि उन्हें वो ज्यादा पसंद है। तो बर्तन भी बदल देते हैं। आप लोग ईसाइयों में जाओ, वहाँ का रहन सहन, उठना बैठना एकदम अलग मिलेगा। सिखों में जाओ, उनका खान पान देखो। ये सब उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, ये सारा कल्चर बना है धर्म से। वो अगर भंडारा कर रहे हैं तो कोई उनके कान में आके कह के गया था क्या कि भंडारा करो? कहाँ से सीखा? अपने धर्म से सीखा। वो अगर पग बांध रहे हैं तो कहाँ से सीखी? अपने धर्म से सीखी। अगर कृपाण रख रहे हैं तो कहाँ से सीखी? अपने धर्म से सीखी। मुसलमानों ने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी पहनानी, नमाज पढ़नी, मांस खाना और बाकी चीजें, व्रत रखनी, ये सारी चीजें कहाँ से सिखाई? धर्म से सिखाई। अब आप लोग अपना कल्चर कैसे बनाओगे? आप लोगों ने व्रत छोड़ दिया, बहुत अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये भी हमारे धर्म का, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अपने बच्चों के नाम, अपने बच्चों के काम, उनके पहनावे, अपने पहनावे, खान पान, घर का रहन सहन, ये सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी और उस बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार करनी पड़ेंगी, ताकि इस देश में आपकी पहचान बने। जब शादी हो तो दूर से देख के आदमी कहे, जैसे मुसलमान की शादी को पहचान लेता है, जैसे सरदारों की शादी को पहचान लेता है, जैसे हिंदुओं की शादी को पहचान लिया जाता है, जैसे ईसाइयों की शादी को पहचान लिया जाता है,
वैसे ही आपकी शादी को भी देख के कहे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के मानने वाले हैं, इनकी शादी होगी। आपका चाल चलन, आपकी भाषा, आपकी बातों में उदाहरण हो तो बुद्ध के हो, आपकी बातों में उदाहरण हो तो माता रमाबाई के, माता सावित्रीबाई फूले के, पेरियार वी रामास्वामी नायकर के हो। उदाहरण कभी दो तो उनके दो। आपकी कोटेशंस, आपके मोटिवेशंस, उदाहरण सब उनसे होंगे, तभी लोग समझ पाएंगे कि ये आदमी कौन सी संस्कृति का है, कौन सी विचारधारा का है। कोई पूछे कौन हो, कौन है? बुद्ध को मानने वाले हैं। और बुद्ध को मानने वाला आदमी, उसे तब एहसास होगा मानने वाले हो जब पुरानी चीजों को छोड़ोगे। व्रत के साथ साथ और भी है, अभी और आ रहा है, एक जाता है दूसरा आ रहा है, तो घर की महिलाएं और आस पड़ोस भी कहने लगते हैं कि अच्छा चल ये ना करा, चल ये तो कर, ऐसे कहते हैं ना। तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब एकदम क्लियर करना पड़ेगा। और इससे हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपनी संस्कृति बना रहे हैं। रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो सबकी संस्कृति का सम्मान करो। एक बात बताओ, पहले तो गोबर तुमने उठाया, टट्टी तुमने उठाई, मरे ढोर का बोझ तुमने उठाया, अब सम्मान का ठेका भी तुमने ही ले रखा है सबका, है तुम उठाओगे। अरे अपना बच नहीं रहा, अपना बन नहीं रहा और दूसरों का कर लो। अपनी संस्कृति को मानने से अगर किसी का अपमान हो रहा तो भाड़ में जाए, तू समाज तेरा ठेका है, हम अपनी को मान रहे हैं, हमने तेरा ठेका लिया हुआ है क्या? ज्यादा महान बनना दुनिया में खतरनाक होता है। महान बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने आत्म सम्मान को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को आप ध्वस्त करा लो। बनाओ, एकदम मजबूत रहो, दृढ़। और कट्टर में और दृढ़ता में फर्क होता है। कट्टरता कहती है जैसा मैं हूं तू भी वैसा ही बन। दृढ़ता कहती है मैं जैसा हूं मैं ऐसा रहूंगा, भाई तेरा जैसा मन करे तू कर। कहते हैं और कट्टर मत बनो। हम सबको के मतलब मायने नहीं समझ पा रहे हो, तो हम कट्टर नहीं है, हम दृढ़ बने, दृढ़ हम खुद बनेंगे। तो मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, पुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उन्हें, जिन्होंने उनको मौका दिया महिलाओं को कि भाई चलो हमारा रिचार्ज तुम नहीं भी करोगी तो भी हम खुश रहेंगे, है ना। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो रिचार्ज हो ही जाएगा। और रिचार्ज आपके फेल हो रहे हैं। फेल कैसे हो रहे हैं? आप इस देश में विधवाओं की संख्या गिन लो। अगर इनके रिचार्ज सक्सेसफुल होते तो इतनी विधवाओं की संख्या ना होती देश में। आज विधवाओं की संख्या क्यों है? खाना पीना एक तो पहले से ही कम मिल रहा था, दूध बचेगा तो मिलेगा, खाना बचेगा तो मिलेगा, चिकन बचेगा एक आध रोटी तो खाएंगी, और सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा जी लूंगी। हाँ, खून ज्यादा पीती है। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए एक चीज और सुझाव दूंगा। महिलाओं का इस देश में नहीं, इस देश में खासकर कल्चर ऐसे बन जाता है जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीटेशन करते हैं ना, तो माइंड उस चीज को स्वीकार कर लेता है। महिलाओं की एक खासियत है, महिला 24 घंटे लगातार, 7 दिन लगातार और 365 दिन लगातार क्लेश कर सकती है। बुरा मत मानना इसको, आप सब लोग अपनी अपनी लिमिट जानते हो, समाज की भी। इस चीज को, इस एनर्जी को, इसका कारण हालांकि ये भी है कि उन्हें एनर्जी लगाने का मौका कहीं और नहीं मिल रहा। अब एनर्जी तो है तो कहीं तो लगेगी, तो वो घर में लगती है। तो उस एनर्जी को अब आप बाहर लगाना, कभी कभी चर्चा करो, जो ताइवान का युद्ध हो रहा है ना, इन पे भी चर्चा करो, जो पुरुष करते हैं। ऐसा नहीं है वो जाके वहां ठीक करा देंगे, लेकिन उनकी एनर्जी वहां लगती है उस चर्चा में। कभी कभी तुम भी बाकी चर्चा किया करो फालतू की, मोदी बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्यों बन रहा है ना, बहन जी क्यों चुप है, हमारी राजनीति का क्या हो रहा है, इस तरह की चर्चाएं करो तो थोड़ा सा सोच में और परिवर्तन उसमें डिस्कशन में मेल जोल आएगा। अभी आपकी चर्चाएं अलग हो जाती हैं। घर में अगर 4 पुरुष आ जाए ना तो आप एक तरफ बैठ जाती हो, 2 महिलाएं दूसरे कमरे में जाके और उनकी अलग ही खिचड़ी पकती है।
दुनिया में क्या हो रहा है, वो पुरुष बात कर रहे हैं, उनकी अलग दुनिया है बाहर में। तू बता, तेरी सास और तेरी ननद और तेरी अड़ोसन और पड़ोसन कैसे कैसे कर रही है। यही सब तो होता है। इस एनर्जी को बुद्ध कहते हैं, एनर्जी एक ही है, उसे जिस दिशा में लगाओगे, ध्यान में लगाओगे तो बौद्धि तक पहुंच जाओगे। अगर हिंसा के लिए लगाओगे तो आप हिंसक बन जाओगे, अमूल्यमान जैसे। और अगर आप रक्षा के लिए लगाओगे किसी की, तो रक्षक बन जाओगे, सैनिक बन जाओगे। सवाल आपका है कि आप उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को कैसे लगाएं। तो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं छोड़ना अपने पहनावे, ये बहुत सारी महिलाओं ने, मेरी माताओं ने सर तोड़ रखे हैं, इनका भी ध्यान रखना है ना। इनकी कोई क्या औचित्य है बताओ। इन सब चीजों का, ये छोटी छोटी चीजें, तो बहुत सारे कहते हैं कि धागे का क्या महत्व है। धागा हाथ में बांधते ही आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो, कोई भी देख के बता देगा कि ये आदमी उस संस्कृति को, उस मान्यता को, उस जाति को, धर्म को स्वीकार कर चुका है, जिसके सारे के सारे शोषित बैठे हैं। धागा बांधते ही आइडिया लग जाता है। एक ओम बनवा लेने से कुछ नहीं होता हालत में, लेकिन पता चल जाता है कि तुम कहां तक झुक सकते हो और कहां तक तुम्हारी पहुंच। तो ऐसे ही पहनावे से मैंने कहा ना, एक एक चिन्ह का, एक एक साइन का, अगर रोड पे लगा हुआ साइन इधर का जरा सा ही होता है ना, इधर का साइन ऐसे कर देना तो आदमी सीधा कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो साइन, बोर्ड, ये बड़े महत्व के होते हैं। ऐसे मत मानो कि जी इतना सही तो लगाया है, क्या जरा सी चुप्पी से क्या हो रहा है। जब कुछ हो ही नहीं रहा तो इसका मीनिंग ही क्या रहेगा। जब कुछ हो नहीं रहा तो ठीक है, खत्म कर, ऐसा ही है ना। ये सारी चीजें आपको मजबूत करने के लिए ही बनेंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये बेचारे पुरुष भी प्रताड़ित, ये भी प्रताड़ित है। क्यों प्रताड़ित है? ये पहले तो शोषण कर रहे थे, अब इन्होंने सोचा यार चलो महिलाओं को हरा देते हैं, अब ये लेने को तैयार नहीं। ये कहते हैं चलो प्रोग्राम में चलो, सबसे बात करो, सबसे बोलो, मिलो जुलो। अच्छा, पहले लड़ाई इसलिए रहती थी कि ये मुझे लेके ही नहीं जाता था, मुझे घर में बिठा के रखता है। अब पति कहता रहता है चलो प्रोग्राम में चलना है, लेकिन अब कहेंगे ना तुम ही चले जाओ। तो ये बेचारे परेशान कि भाई अब कैसे करें। संदीप जी यार हमारी पत्नी नहीं मानती, मतलब सारी बात मानती हो आप। तो ये सारी चीजें, आपसी संघर्ष को, इसको खत्म करो। आपसी संघर्ष खत्म होगा, समाज बहुत बड़ा है, परिवर्तन बहुत करना है। समाज अगर आप बना पाए, एक बौद्ध समाज, तो हमारे बच्चे सही मायने में अच्छा जीवन जी पाएंगे। नहीं तो आप इनके लिए मैं बता दूं मुश्किल खड़ी करके चले जाओगे। क्यों? ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में, इनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? आप अगर इनको प्लेटफॉर्मर समाज नहीं बना के दे पाए, कैसे करेंगे? वो अकेले रहेंगे और घूम फिर के क्या करेंगे, या तो वो वापस वहीं चले जाएंगे या फिर खुद के जिएंगे। तो मैं चाहता हूँ बच्चे ऐसे जिए हमारे, बिल्कुल खुल के, क्योंकि हम किसी लल्लू कल्लू, किसी कांडे भैंडे टेढ़े मेढ़े, किसी लंगड़े लूलों के पुजारी नहीं है। हम किसके मानने वाले हैं? बुद्ध के मानने वाले, जिन्होंने कहा मानव मानव एक समान होते हैं, जिन्होंने कहा सब बराबर रहे, जिन्होंने कहा भवतु सभ्य मंगलम, सबका मंगल हो, जीवों का, जानवरों का, कीड़ों का, मकोड़ों का। और हम ऐसे महामानव की बात करने से घबराएं, द सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कहने से घबराएं। तो हमें सोचना पड़ेगा और सोच विचार करके इन चर्चाओं को खुलकर करो। खासकर दिल्ली में बैठे हो आप, यहाँ तुम्हारा लड्डू गोपाल तुम पे भारी हो रहा है इतना सा है। क्यों? क्योंकि वो दिन निकलते ही काम कर रहे हैं, उसका उन्होंने एडमिशन करवा के कल को उसको पीएचडी करा देंगे, स्कूल से तो पास करा दिया। और आप अपने 10-14 लाइटों के एशिया तक को नहीं बचा पा रहे। सोचने वाली बात है ना। वो कल को पीएचडी करा के एम्स में भर्ती करवा देंगे। कहाँ गए हमारे लक्ष्मण? डॉक्टर की जगह। क्यों? जब वो पास कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। दिल्ली जैसे शहर में ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे देश में इसका। आप लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे सेंट्रल जो उसमें रहते हो राजधानी में,
आप जो करोगे पूरा देश उसे फॉलो करेगा। तो आप लोग एक ऐसा समाज तैयार करो, समाज जरूरत पड़ती है, इतने सारे लोग ये योद्धा ये लगे हुए हैं, ये हमारी देखो भाभी, ये हमारी बेचारी भाभी सुबह हम उठे 7 बजे 6 बजे तो सामान कोल्ड ड्रिंक और सारी चीजें ला के खीर बनाने लगती थी। और सोचो उन्हें आज तक उन्हें कोई लालच थोड़ी है किसी से। आप लोगों के लिए अच्छा खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कल को एक समाज कार्यक्रम में है संदीप जी का वो चल रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई है ना, बहुत लंबी चल रहा है। मैंने जो बताया तो समझाने का प्रयास किया आपको ओवरव्यू। मुझे लगता है आप लोग उसे समझेंगे, डिटेल में तो बहुत लंबा होता है और आप समझदार हैं, अब उतनी बताने की जरूरत भी नहीं है सोसाइटी। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी सोसाइटी अपना समाज बनाना है तो छोटी छोटी चीजों को लगातार करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये मत सोचो जी 5 साल कर लिए, लगातार करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन सच हो जाता है। हमारी तो सच्ची होंगी तो झूठी सच हुई पड़ी है। डॉक्टर चेक कर रहे हैं मूर्तियों को, सोचो वैज्ञानिक युग में जिस युग को आप कहते हो ना, और ये गलतफहमी निकाल देना दिमाग से कि पढ़े लिखे से निकलेंगी, पढ़े लिखे से नहीं निकलेंगी, महापुरुषों की शिक्षाओं से निकलेंगी। तो इन्हें करो, आप लोगों के लिए मेरा मंगल कामनाएं हैं और मेरी तरफ से एक बार पुनः सभी को कोटि कोटि नमन। जिन महिलाओं ने इतनी हिम्मत दिखाई क्योंकि वो उस एक गंदगी से, एक गुलामी से, एक मानसिक गुलामी से बाहर आई है। धन्यवाद, जय हिंद।